एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। सामने देखो बेटा फटाफट। हमने अब तक क्या किया, हमने बेसिकली हमारा जो टारगेट है चैप्टर नंबर 22 के अंदर हम बात करें इंटर इंट्रास्टेट सप्लाई की। तो इंटर इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुड्स का पूरा पोस्टमार्टम हमने कर लिया, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 बात करता है अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 में बात की थी हमने। और यदि आपके द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पे इंटर डिसाइड नहीं किया जाता। प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा सप्लायर का लोकेशन भी देखा जाता है। और ये हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डिटेल में बात कर ली थी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमने गुड्स का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब हम बात करेंगे सर्विसेज के केस में। यदि कोई भी सप्लायर यदि सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता है तो सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दो सेक्शंस आपको पढ़ने, नंबर 1 सेक्शन 12 और सेक्शन 13, दो सेक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है फर्स्ट, दैट इज अ सेक्शन 12 एप्लीकेबल कब होगा? तो सेक्शन 12 ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी दोनों इंडिया में हो। तो बेटा अपन बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएंगे, कोई भी एग्जांपल बनाना, लेकिन बस एक बात याद रखना, क्या कि सप्लायर या रेसिपिएंट उनमें से एक भी बंदा इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन ये सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल जब हम सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं तो आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स वी हैव टू कनेक्ट कि सप्लायर जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और जो रेसिपिएंट जो सर्विसेज अवेल कर रहा है वो दोनों के दोनों पर्सन क्या होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए। चाहे सर्विसेज आपने इंडिया के बाहर दी हो, चाहे प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर हो, चलेगा। जो सर्विसेज वाला जो एलिमेंट है वो इंडिया के बाहर चलेगा। अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं बेटा, प्रैक्टिकली तब बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस सेक्शन 12 की एप्लीकेबिलिटी जो 12 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, तो 12 सबसेक्शन 1 में पहला पॉइंट आपको यही दिया हुआ है कि सेक्शन 12 तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर भी, बोलो बेटा, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, तो सप्लायर का लोकेशन भी और रेसिपिएंट का लोकेशन भी दोनों ही इंडिया में सिचुएटेड है, तभी आपका सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। राइट एवरीवन? तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 तो अपना हो ही गया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। वैसे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 मुझे सबसे लास्ट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन 12 सबसेक्शन 2 में सब सेक्शन की सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने ही पहले ले लिया। इसे पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दिस मस्ट बी रीड एट द एंड। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बोल क्यों रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, जिसका कोई सहारा नहीं तभी ये 12 टू एप्लीकेबल होगा। जिसका कोई अपना नहीं उसका खुदा ही अपना। अपने ऐसे पहले भी बातें की थी, याद आ रहा होगा सर, ये आपने वैल्यूएशन रूल्स के अंदर ही बताया था, रूल नंबर 31, वो तो हमने लास्ट में पढ़ा था, तो राइजेस हो गया था कि जिसके लिए कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो वैल्यू कंप्यूट करने के लिए, जो लास्ट रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं, सबने बात किया था। उसी पैटर्न पे उसी स्टाइल में आपको सेक्शन 12 सेक्शन 2 दिया हुआ है, और 12 2 में ये दिया हुआ है कि 12 सबसेक्शन 13 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 E3, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 14 तक बहुत सारी सर्विसेज दी हुई है। और यदि आप किसी भी सर्विसेज के अंदर कवर्ड नहीं हुए, इसके अलावा यदि आप कोई भी सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हो जिसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया हुआ है सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 14, तो क्या करें? जिसका कोई सहारा नहीं, जिसके लिए हमने कोई रूल नहीं बनाया, उसके लिए क्या होगा? 12 सबसेक्शन 2 विल बी कंसिडर। इसका मतलब जब भी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यदि सर्विसेज के लिए निकालना है तो डायरेक्टली आपको 12 टू अप्लाई नहीं करना। 12 टू तभी एप्लीकेबल होगा जब 12 सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 2 नहीं, 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 तक जो भी सर्विसेज स्पेसिफाइड है, यदि उनके अंदर कवर्ड नहीं होता तो देन 12 2 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। दिस इज अ जनरल प्रोविजन। जनरल मतलब जब कोई और सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो, देन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई 12 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंप्यूट करना है।
राइट एवरीवन। तो इसलिए पढ़ने में इसे मज़ा तभी आएगा जब आप एक बार 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 पढ़ लो। लेकिन मैं सबसेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया और ये भी क्लियर कर दिया कि ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले 2 दिया हुआ है तो पहले 2 अप्लाई करने में आता है। ना बेटा, ये 12 सबसेक्शन 2 जरूर है, लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 के कोई भी सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है उनके अंदर ये कवर्ड नहीं होता। देन आपको क्या करना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। पहला केस, यदि वो सप्लाईज आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दी, मतलब रेसिपिएंट, वन वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, जो रेसिपिएंट है वो क्या है बेटा, रजिस्टर्ड। तो यदि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को यदि कोई भी सर्विसेज यदि सप्लाइड की जा रही है और 12/3 से लेकर 12/14 यदि एप्लीकेबल नहीं है, तो द लोकेशन ऑफ सच पर्सन मतलब लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का जो भी लोकेशन है वही कंसिडर किया जाएगा, द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। लेकिन यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कौन, जिसको आप सप्लाई दे रहे हो वो पर्सन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो लॉजिकली हम रेसिपिएंट के ही लोकेशन को देखते हैं। लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है कि उसका कोई एड्रेस आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल हो। तो वेयर द एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ कि रेसिपिएंट का यदि कोई लोकेशन आपको पता है, रेसिपिएंट का कोई एड्रेस यदि आपको पता है, तो देन द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब ये कि जब रजिस्टर्ड है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही लिया जाएगा। यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हुआ तब भी यदि सप्लायर को रेसिपिएंट का एड्रेस यदि अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन यदि रेसिपिएंट का लोकेशन कुछ पता ही नहीं, उसके वेयर अबाउट पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ चले गए। मूवीज के गाने भी बड़े अच्छे बनते हैं कभी कभी, किधर से आया और किधर चला गया कुछ पता ही नहीं है। तो यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन भी और रेसिपिएंट का लोकेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो यदि वेयर द एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट या इन एनी अदर केस मतलब लोकेशन इज नॉट अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट, देन अपन क्या करेंगे, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, गधे को भी। ऐसा नहीं है कि सप्लायर करता है कोई, ये मत बोल देना। जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो सर्विसेज पर होता है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं पूरा सेक्शन 12 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। रेडी एवरीवन, फोकस ऑन दिस लाइन। पहला फोकस सर्विसेज पर देखो, सर्विसेज, पूरी नजर सर्विसेज पे होनी चाहिए। जब सर्विसेज 3 से लेके 14 में अवेलेबल नहीं हो तो सर्विसेज बहुत देख ली, अब दिखी नहीं रही तो क्या करें, तो रेसिपिएंट देखो। तो रेसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का ही लोकेशन होगा, यदि क्योंकि जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन वैसे ही पता होगा, और जब रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन अवेलेबल है तो लोकेशन और रेसिपिएंट, और यदि उसका लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो हम सप्लायर के लोकेशन को क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे। राइट एवरीवन, चाहे डायरेक्टली सप्लायर का लोकेशन ले लूँ तो डायरेक्टली चार्टा लगा दूँ तो आप समझ में आ रही है बात, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ठीक है, ये है हमारा 12 सबसेक्शन 2 और ये भी क्लियर हो गया बेटा। ना, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डायरेक्टली अप्लाई मत कर देना। ये 12 सबसेक्शन 2 आपका तभी अप्लाई होगा जब 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 की सर्विसेज के अंदर वो स्पेसिफाइड नहीं हो, वहाँ पे कवर्ड नहीं होता हो। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं, सर जल्दी से बता दो, बड़ा मजा आने वाला है, ऐसा लग रहा है, एक्साइटमेंट भी आ रहा है सर, इंटरेस्टिंग बहुत होगा, ये होने ही वाला है कि हम बहुत सारी सर्विसेज को देखेंगे। तो पहले सर्विसेज को समझेंगे, उसके बाद फटाफट हम प्लेस ऑफ सप्लाई का पोस्टमार्टम कर लेंगे। तो नाउ वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं कुछ सर्विसेज की बात कर देता हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कौन से सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। वैसे सबको पता है, फिर भी मैंने पहले ही बोला था मैं हर कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ जिससे कि किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन भी हो वो क्लियर नहीं। क्योंकि बहुत बार हमें याद करना पड़ता है, हमें याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो सर्विस के बारे में वो जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। एक बार वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको पता हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आर्किटेक्ट करता क्या है सर, जो बिल्डिंग्स होती है, जो फ्लैट होते हैं, उनके मैप बनाता है, मतलब लैंड को कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आर्किटेक्ट हुआ, इंजीनियर्स हुआ, तो यहाँ पे मैं किसकी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ।
ये आर्किटेक्ट तो तुम्हें देख भी नहीं रहा क्योंकि इन्वॉल्व है कैसे बनेगा मेरा मकान जो मैं नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है, जो भी है। तो ये मैं किसकी बात करने वाला हूँ, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर हम बात करेंगे आर्किटेक्ट सर्विसेज, और किसकी बात करेंगे, इंटीरियर डेकोरेटर, जो आपके बूथ बंगला को बंगला बना देता है, 2 करोड़ के मकान को 200 करोड़ का बना देता है। आपको पता भी होगा मार्केट में टाइल 40 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट की भी आती है। एक फैन जो 200 रुपए में मिल जाएगा तो एक फैन आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा, फैन ओनली, सब कुछ है। और सारा जो गेम है ना बेटा वो इंटीरियर डेकोरेशन का ही है, जो कुछ भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एजेंट। क्या बेच रहा है ये, सर मकान बेच रहा है। तो रियल एस्टेट ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट एजेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपको मकान दिलाते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कौन सेलर है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा होटल जयपुर का नाम सुना होगा, जो 5 स्टार होटल है, जिसका प्राइस 1 डे का जनरली 16,000 रुपीज़ पर डे रहता है, क्योंकि बड़े होटल की तो बात मेरे से होती नहीं है ना। तो द लीला होटल पैलेस यदि हम वहाँ पे रहने के लिए गए तो आपको 16,000 रुपये अकोमोडेशन इन द होटल। ये जो होटल के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अकोमोडेशंस की। पानी में भी हाउस बोट होती है, देखो ध्यान से कितनी प्यारी लग रही है ये होटल्स, जहाँ पे क्या होता है, तो ऐसा लग रहा है कोई ये मैरिज का फंक्शन, हल्दी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, मैरिज समथिंग सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो। और जनरली होटल्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, राइट। कल्चर प्रोग्राम्स, मैं कल्चर प्रोग्राम के पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हु इज गिविंग, प्रॉपर्टी ओनर हु इज गिविंग द प्रॉपर्टी फॉर कल्चर प्रोग्राम। कल्चर प्रोग्राम भी ये सर्विसेज है, बात समझता बेटा, बड़ा मजा आने वाला है। जो कल्चर प्रोग्राम जो मैनेज करते हैं वो एक अलग सर्विसेज है, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। यहाँ पे होटल्स के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात की जा रही है। से मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना एक होटल है, वो होटल मैंने मैरिज के लिए दे दिया, वो होटल मैंने किसके लिए दे दिया, कल्चर प्रोग्राम के लिए दे दिया। तो मैं होटल वाले के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैं मैरिज लोन वाले के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैं गार्डन वाले के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही बेटा। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना, उनकी बात नहीं होती, वो भी सर्विस प्रोवाइडर है बेटा। कौन, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कल्चर प्रोग्राम वाली जो कंपनीज है वो अलग है, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे रविंद्र मंच जो जगह है ना उसकी बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, जगह जो जगह लेट आउट करते हैं, चाहे वो मैरिज पर्पज़ के लिए करें, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम्स के लिए करें, चाहे वो कोई और एक्टिविटीज़ के लिए करें। बात समझ में आ रही बेटा। ऑफिशियल सेमिनार्स, ऑफिस की बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है ना बेटा। ऑफिस के अंदर जो सेमिनार को जो ट्रेनर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक सर्विस में भी 10 सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। पर यहां तक कि आपके घर में जो शादी होती है ना, आप तो खुद ही दुखी हो जाते हो, सर 10 लोग लेने वाले, सर एक टेंट वाला बंदा अलग होता है, इवेंट वाले बंदे अलग होते हैं, इवेंट वाले को हमने इवेंट बोला होता है, टेंट वाले को हमने अलग किया होता है, सर उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। कैटरिंग वाला बंदा अलग होता है, हलवाई अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे यदि आप फॉर एग्जाम्पल सेमिनार कराऊंगे तो सेमिनार का ट्रेनर अलग होगा, और सेमिनार के लिए प्लेस मानसरोवर के नाले में थोड़ी सेमिनार होगी, किसी बैंक्वेट हॉल में होगी, किसी गार्डन में होगी, किसी होटल्स के अंदर होगी, राइट और नॉट। तो मैं किसके पॉइंट से बात कर रहा हूँ, बैंक्वेट हॉल जिसने 1 लाख रुपए का रेंट लिया है ऑफिशियल सेमिनार के लिए प्लेस देने के लिए। तो किसके पॉइंट से बात की जा रही है, जगह के पॉइंट से, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, राइट एवरीवन। माता का जगराता जो करवा रहा है पंडित से, उसकी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, जगह की। क्योंकि ये माता का जो जगराता या जो भी आप बोलते हो जगराता होता है, तो ये जो जगराता जो होता है तो वहाँ भी जगह ली जाती है। यदि आपके घर में जगह है तो बात ही अलग है, लेकिन हम बोलते हैं हम 250 लोगों को बुलाएंगे, 400 लोगों को बुलाएंगे, बड़ा सा जगराता करना है। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं वो रेंट पे ले लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। और जो माता का जगराता रात भर जो भी होता है मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं, तो मुझे नहीं पता ओम होता है या क्या होता है जगराता में, पर इतना पता है कुछ होता है। और जो भी पड़ोसी होते हैं उनकी नींदें उड़ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पता कि वो बोलते क्या। ठीक है,
क्या कह रहा हूँ, उस बात समझ में आ रही बेटा? चलो एक बार एक काम करते हैं, आपको बहुत सारी सर्विसेज मैंने दिखा दी, इन सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व है, तो मैंने आपका माइंड डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन सारी सर्विसेज में जो भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिए, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करनी है, प्रॉपर्टी ओनर के पॉइंट से, जो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है, जो प्रॉपर्टी आपको जगह दे रहा है, चाहे वो सेमिनार के पर्पज़ के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए, चाहे वो फॉर एग्जांपल मैरिज फंक्शंस के लिए, चाहे रिसेप्शन के लिए, चाहे डांस करने के लिए, चाहे वो नवरात्रि के लिए, डांडिया, कल्चर प्रोग्राम्स, बात समझ में आ रही है, वैलेंटाइन डे पार्टी, वॉट एवर द रीजन इज देयर। क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो अपन आते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। मैंने अभी तक आंसर दिया नहीं है, और मैंने आपको पहले बताया था बेटा ये बहुत बेस्ट तरीका आपको याद करने का है। आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना है? सर्विसेज पर। किस पर देना है? सर्विस किसके रिगार्डिंग दी जा रही है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर सॉरी, जो भी सर्विसेज सप्लायर के बाद दी जा रही है उनको आप 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो, और ये जो भी सर्विसेज 4 पॉइंट में दी हुई है, ये सर्विसेज ए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दी जा रही है। किसके रिगार्डिंग? किसके रिगार्डिंग? होटल क्या है? मूवेबल या इमूवेबल? मैरिज गार्डन क्या है? लोन क्या है? ए मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लॉट क्या है? फ्लैट क्या है? रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करते हैं? प्लॉट बेचते हैं, फ्लैट सेल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सर्विसेज किसके रिगार्डिंग है? ए मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे जितने भी एग्जांपल्स हैं उनमें और भी सर्विसेज इन्वॉल्व है, लेकिन जितना पार्ट ए मूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्टेड है वही यहाँ पे 12(3) के अंदर कवर है। राइट एवरीवन? सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू द ए मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर ए, डायरेक्टली, अब ध्यान से पढ़ना बेटा, डायरेक्टली इन रिलेशन टू ए मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, क्या क्या सर्विसेज की बात की जा रही है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है? जो प्लॉट है उसका एक नक्शा बनाता है कि उसमें कितने बेडरूम होंगे, मास्टर बेडरूम कौन से डायरेक्शन में होगा, आपका मेन गेट कौन से डायरेक्शन में होगा, उसका कितने बाई स्क्वायर फीट का एरिया बनेगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। वास्तु वाला भी होता है, आर्किटेक्ट भी होता है, इंटीरियर डेकोरेटर भी होता है, रियल एस्टेट एजेंट भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं। तो इनके द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। पॉइंट नंबर बी, by way of loading the accommodation, by way of providing the accommodation by hotel, in guest houses, house stay club, campsite, by whatever name called and including the houseboat or any other vessel। मतलब पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो बात की गई थी वो बात की गई थी इंटीरियर डेकोरेटर की, रियल एस्टेट एजेंट की, आर्किटेक्ट की और इंजीनियर्स जो ए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी में भी ए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, लेकिन कौन सी सर्विसेज? अकोमोडेशन, चाहे वो आपके होटल्स में हो, चाहे वो गेस्ट हाउसेज में हो, चाहे वो गेस्ट इन में हो, चाहे वो हाउस बोट में हो, चाहे वो वेसल में हो या एनी अदर प्लेस। टोटल मैंने कितने पॉइंट बताए थे? 4, तो 2 हो गए। थर्ड, बाय वे ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आपको एक जगह प्रोवाइड की है, उन्होंने प्लेस प्रोवाइड किया है जिसका वो आपसे रेंटल चार्जेस लेते हैं 10 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ पर डे। तो बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन इन एनी ए मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज। तो यहाँ पे सर्विसेज कौन सी है? वो मैरिज के इवेंट को मैनेज करने वाली जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो यहाँ कवर्ड नहीं है बेटा। क्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैटरिंग सर्विसेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? होटल वाले की बात हो रही है, बैंक्वेट हॉल वाले की बात हो रही है, मैरिज गार्डन वाले की बात हो रही है, लोन वाले की बात हो रही है, जो अपनी जगह, जो अपना प्लेस आपको रेंटल पे देता है, जो आपको सर्विसेज देता है कि आप हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वॉट एवर। समझ में आ रही बात बेटा? लेकिन किस पर्पज़ के लिए? यहाँ पे पर्पज़ अलग है। यहाँ पे पर्पज़ है मैरिज का हो गया, रिसेप्शन का हो गया, ऑफिशियल मीटिंग हो गई, सोशल प्रोग्राम्स हो गए, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, रिलीजियस धार्मिक कीर्तन हो गए, जो भी होते हैं, बिजनेस फंक्शंस इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। और जब ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो इनके रिगार्डिंग जो एंसिलियरी सर्विसेज जो दी जा रही है, पॉइंट नंबर A to C, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगी। तो ए मूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग जो सर्विसेज दी जा रही है, पॉइंट नंबर A to C, वो सेक्शन 12(3) का पार्ट है। उनके रिगार्डिंग जो कनेक्टेड जो सर्विसेज दे दी वो भी इसी के अंदर कवर्ड होगा। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा द लोकेशन एट विच
द लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल एज अ केस में बी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। मेरा वन वर्ड में बोला जाए, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि आपकी इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया, और यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि आपकी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो आउटसाइड इंडिया। वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, जहां भी आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यदि आपकी प्रॉपर्टी यदि इंडिया के बाहर है सर सेक्शन 12 ही एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं प्रूव कर देता हूं, कैसे प्रूव कर देता हूं। एक आर्किटेक्ट और एक मैं चिन्मय जैन, राज की बात है किसको ना बताना, मेरा अमेरिका में भी प्लॉट है। इफ़ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउज, कोई बीच में लेके आए तो अपने को रूल्स नहीं पढ़ने अभी फिलहाल कि मैं इंडिया के बाहर कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, क्या वो बात नहीं करनी बेटा, वो अपने को लफड़े नहीं देखने यहाँ पे। जनरली पॉइंट पे समझना। तो एक आर्किटेक्ट ने इंडिया का, मैंने बोला नहीं मैं इंडिया के बाहर मकान बनाऊंगा अमेरिका में, लेकिन इस बार अमेरिकन आर्किटेक्ट से नहीं, इंडियन आर्किटेक्ट से। तो आर्किटेक्ट जो सप्लायर है कहाँ का है बोलो, मकान किसका है, रेसिपिएंट जयपुर का, चिन्मय जैन जयपुर का है ना, हाँ। तो चिन्मय जैन जयपुर का और जो आर्किटेक्ट है वो भी हमारे जयपुर का, और मकान कहाँ बन रहा है, अमेरिका। तो सेक्शन 12 भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेक्शन 12 इज एप्लीकेबल व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मैंने कभी नहीं बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंडिया में होनी चाहिए, बोला क्या मैंने? सेक्शन 12 के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है बेटा? सप्लायर का लोकेशन, बोलो मेरे साथ, सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पे आर्किटेक्ट जो सप्लायर है वो भी इंडिया का है, और जो रेसिपिएंट है जयपुर का चिन्मय जैन वो भी इंडिया का ही है। जयपुर तो इंडिया में ही आया ना, क्या सप्लायर भी इंडिया का और रेसिपिएंट भी इंडिया का। लेकिन यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? जहां भी लोकेटेड हो। यदि गोवा में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा होगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी यदि जयपुर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर होगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी यदि दिल्ली में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। और यदि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि चाइना में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना होगा। और यदि आपकी यदि आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है जापान में तो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बात है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी देर से मैं ये बता रहा था, जानबूझ के मैंने ये बोला, वापस रिपीट करता हूँ। दो केसेस है बेटा। यदि प्रॉपर्टी यदि आपकी इंडिया में लोकेटेड हो, बट इतना कि एक बार आप चाहो तो 4 पॉइंट लिख लेना। एग्जाम टाइम में आपको इतना ही याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है, चारों सर्विसेज तो एक बार देख लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट 2 लाइन में याद रखना है। ए प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, ए प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया। यदि प्रॉपर्टी यदि इंडिया में है तब तो प्रॉपर्टी पे नजर होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टी गोवा में तो गोवा देखो, यदि प्रॉपर्टी दिल्ली में तो दिल्ली देखो, यदि प्रॉपर्टी आपकी कोलकाता में तो कोलकाता देखो। लेकिन यदि प्रॉपर्टी चाइना में तो दिख ही नहीं रही इंडिया के बाद। सेक्शन 12(3) बिल्कुल क्लियर करता है, सेक्शन 12 बिल्कुल क्लियर करता है कि यदि प्रॉपर्टी यदि इंडिया में लोकेटेड है तब तो आप प्रॉपर्टी का लोकेशन देख के सप्लाई रेसिपिएंट पे नजर नहीं रखोगे, रेसिपिएंट पे नजर नहीं रखोगे। कहाँ नजर रखोगे? प्रॉपर्टी पे। लेकिन प्रॉपर्टी पे नजर तभी रखोगे जब प्रॉपर्टी, बोलो मेरे साथ, यदि प्रॉपर्टी यदि आपकी इंडिया में है तब तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा जाएगा। लेकिन यदि प्रॉपर्टी यदि आपकी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, चाइना में, सिंगापुर में, जापान में, तो आप रेसिपिएंट का लोकेशन देखोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा कंप्लीट है, हमें कंफ्यूज भी नहीं कर रहा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना याद रखना है। मैं वापस से बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने की वजह से वो मैं जानबूझ के करता हूँ, लेकिन उसमें एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसे वापस से रिकॉल कर देता हूँ बेटा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्विसेज हैं। हमने बहुत सारी सर्विसेज बात कर ली, आर्किटेक्ट की सर्विसेज की बात कर ली, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज की बात कर ली, लॉट ऑफ सर्विसेज आर कवर्ड इन इट। वो सर्विसेज जो सप्लायर के द्वारा दी जा रही है, यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सर्विसेज दी जा रही है, यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि इंडिया में लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड,
सर इंटेंडेड वाला वर्ड क्यों है? क्योंकि रियल एस्टेट ब्रोकर के केस में अभी प्रॉपर्टी है ही नहीं, आप तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है तो वो वाला एरिया लिया जाएगा यदि प्रॉपर्टी इंडिया में हो। लेकिन यदि प्रॉपर्टी यदि आपके इंडिया के बाहर है तो देन प्रॉपर्टी का लोकेशन नहीं, बोल मेरे साथ, प्रॉपर्टी का लोकेशन नहीं। ऑनलाइन वाले भी प्रॉपर्टी का लोकेशन नहीं, क्या लेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे ही बोलेंगे क्या लेंगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी लेने वाले हो वो प्रॉपर्टी आपके 2 स्टेट में आ रही हो, 2 प्रॉपर्टी का आप डीलिंग कर रहे हो, 2 प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ मैनेजमेंट ले रहे हो, 2 एरिया के अंदर आप होटल्स बुक करा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो यदि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन द 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में जो भी आपकी सप्लाई और सर्विसेज है वो 2 स्टेट माना जाएगा वैल्यू के आधार पर। मतलब जैसे आपने टोटल सर्विस आपने लिया 3 लाख का, तो जितना भी प्रोपोर्शनेटली वैल्यू आप अलग अलग करोगे तो जितना वैल्यू ऑफ सर्विसेज आपका अलग अलग स्टेट में आएगा उसके हिसाब से आप हर स्टेट की वैल्यू ऑफ सप्लाईज मानी जाएगी। मतलब यदि आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जयपुर और दिल्ली दोनों में आती है, राजस्थान और दिल्ली दोनों में आती है, तो जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू राजस्थान का है वो राजस्थान के लिए हो जाएगा, जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू आपका दिल्ली का है वो दिल्ली का हो जाएगा। तो अलग अलग करना पड़ेगा वैल्यू के आधार पर। क्योंकि ऐसा बहुत बार क्या हो जाता है कि आपने किसी रियल एस्टेट एजेंट को बोला कि टोटल मेरे 3 लाख रुपए ले लेना, एक प्रॉपर्टी राजस्थान में दिला देना, एक प्रॉपर्टी मेरे से दिल्ली में दिलवा देना। तो वैल्यू के प्रोपोर्शनेट आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जितना वैल्यू राजस्थान का है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, और जितना वैल्यू दिल्ली का है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। लॉजिकली 1 वर्ड में आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनेट, 1 वर्ड में क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनेट। जिनको अभी भी समझ नहीं आया सर तो प्रैक्टिकली और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल का आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि 12 सबसेक्शन 3 का प्रोविजन मैंने बता दिया। फिर भी मुझे उम्मीद है कि डाउट तो किसी को नहीं है, लेकिन पूछने वाला तुम गलत ना बताओ, इसलिए एक बार जल्दी से 12-3 1 मिनट का गेम है। यदि प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, बोलो मेरे साथ, यदि प्रॉपर्टी यदि इंडिया में लोकेटेड है तो रेसिपिएंट नहीं, बोलो रेसिपिएंट नहीं, रेसिपिएंट नहीं, प्रॉपर्टी इंडिया में प्रॉपर्टी देखते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर्टी इंडिया के बारे तो लोकेशन और रेसिपिएंट कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 12(3) के अंदर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज दी जा रही हो तो। क्लियर नाउ, रेडी एवरीवन? किसी से भी पूछ सकता हूं, आंसर देगा कौन देगा देखते हैं। मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, ये जमीन है दिल्ली के अंदर, तो जमीन पर क्या करेगा ये? नहीं कुछ करना चाहता है, ये होटल बनाना चाहता है, बड़ा प्यारा सा है, ए होटल बनाना चाहता है। क्या नाम है इसका? ए होटल। थोड़ा डिफरेंट नाम होना चाहिए ना, अच्छा लगता है। तो मिस्टर ऑफ कोलकाता, उसकी ज़मीन है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर बढ़िया सा होटल बनाना चाहता है। तो ये बेंगलुरु के आर्किटेक्ट के पास गया और बोला भैया दिल्ली में बढ़िया अच्छा सा एक होटल बना दो, मतलब उसका मैप बना के दे दो, मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से बनवा दूंगा, आप तो मैप बना के दे दो। आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली और वो जो बंदा है तो कोई बताएगा सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर कौन है? मिस्टर ए। तो ए सप्लायर हो गया, वेरी गुड। ये जो आर्किटेक्ट है ये सप्लायर है, रेसिपिएंट कौन है? लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी यदि इंडिया में सिचुएटेड है तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दिल्ली। कोई कंफ्यूजन? मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, उसका लैंड सिंगापुर के अंदर सिचुएटेड है। कहां पे? सिंगापुर में। बड़ी प्यारी सी लैंड है देखो, और ये आर्किटेक्ट बेंगलुरु का है। तो देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि इंडिया के बाहर यदि सिचुएटेड हो तो देन हम लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं देखते, हम क्या कंसिडर करते हैं? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है? दैट इज अ बेंगलुरु। सर
आर्किटेक्ट है, वो सप्लायर है। सर एसएपीएन कौन है? मिस्टर ए ऑफ कोलकाता। तो अपना क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोलकाता। कोई कंफ्यूजन? ये थर्ड एग्जांपल के बाद मुझे लग जाएगा कि आपको 12 सबसेक्शन 3 माइंड में सेट हो गया है। बड़ा मजेदार है। मिस्टर ऑफ कोलकाता, उसकी लैंड दिल्ली में है और आर्किटेक्ट अमेरिका का है। हम लोकल नहीं लेंगे, हम अमेरिका का आर्किटेक्ट लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। कोलकाता वाला बोलता हम ना 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 ना, हम इंडियन में बिलीव नहीं करते, हम अमेरिकन में भी ए फॉर अमेरिका। वेरी गुड। यदि आर्किटेक्ट मतलब सप्लायर, बोलो मेरे साथ, आर्किटेक्ट बोले तो सप्लायर, और सप्लायर कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। और यदि सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों में से एक भी यदि आउटसाइड इंडिया हुआ तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो आएगा, लेकिन सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल। तो सेक्शन 13 में इसका आंसर मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी मुझे आपको क्या समझाना था? 12(3) की एप्लीकेबिलिटी बतानी थी और मुझे लग गया है। यस यस, साथ में कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा तो समझ में आ जाता है। ठीक है, अपनी भी तारीफ कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर? कि यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ वापस से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है, जो सप्लायर है, सप्लायर का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। और यदि सप्लायर यदि इंडिया के बाहर का है तो सप्लायर या रेसिपिएंट के लोकेशन में से एक भी यदि इंडिया के बाहर का हुआ तो आपका सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। आगे कंटिन्यू करें तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। वापस से रेडी एवरीवन? मैं आपका पहले माइंड मैकअप करता हूँ, फिर उसके बाद आंसर देता हूँ। तो अभी हमने बहुत सारी सर्विसेज देखी ए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब मैं कुछ और सर्विसेज की बात करने वाला हूँ, जो सर्विसेज आपके सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के अंदर है। तो पहले सर्विसेज देखो आप, और कभी कभी आपको फील आएगा ये सर्विस तो मैंने भी ली थी। और क्लास में लड़कियां जा रहे हैं तो उनको अच्छा फील आने वाला है, कहीं कुछ ऐसे सर्विसेज का बढ़ेगा। लड़कों लेके भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। लड़के बोले सर ऐसा कैसे, मेरी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ना तेरी बात भी हो रही है बेटा, तू भी आएगा भी यहाँ पे। ठीक है, क्या देखो बड़ा मजेदार बात। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ये सबकी बात हो रही, लड़का लड़की वाली बात ही नहीं। सर रेस्टोरेंट तो, लेकिन हमने लिया बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ मुंबई, जिया रेस्टोरेंट। बड़ा प्यारा है, समुद्र के पास। क्या करता है ये? अब रेस्टोरेंट की सर्विसेज फिजिकली परफॉर्म हो सकती है, फिजिकली सर्विसेज दे सकता है ना वो। कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज समझ में आता है सबको? खाया पिया तो नहीं कभी ज़िंदगी में? ठीक है, मजाक करता रहता हूँ। हाँ सर, पर्सनल टच फील करा दिया आपने। ठीक है बेटा, लड़कों को देखने की जरूरत नहीं, लड़के भी कराते हैं आजकल। ठीक है, मेकअप, फेशियल, मतलब जो आप पर्सनल ग्रूमिंग बोल दो, क्योंकि फेशियल को आप पर्सनल ग्रूमिंग बोल सकते हो। मेकअप हो गया आपका, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये तो सारे बुड्ढे बुड्ढी कराते रहते हैं। बुड्ढे बुड्ढी मतलब फेमस बुड्ढे बुड्ढी, हम जैसे बुड्ढे बुड्ढी नहीं, फेमस वाले बुड्ढे बुड्ढी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, पता नहीं उसने कराया नहीं कराया, लेकिन जनरली एक्टर और एक्ट्रेस कराते रहते हैं। तो ये एक्टर एक्ट्रेस की बात हो रही है। कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। जिम, समझ में आ गया बेटा? यदि कोई जिम आपका मुंबई में है ना, और आप जयपुर के अंदर जिम कर रहे हो, ऐसे इमेजिन। सर क्या मजाक कर रहे हो? यदि जिम यदि आपका मुंबई में है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा ना। यदि आपका जिम दिल्ली में है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा। मतलब ये कि जितनी भी सर्विसेज हैं ये फिजिकली परफॉर्म होती है। इमेजिन करो, जो ब्यूटी पार्लर, जो मेकअप करेगी या करेगा, वो दिल्ली में, वो इमेजिन कर रहा है आपके फेस पे कुछ लगा रहा हूं क्रीम व्रीम, भैया आना नहीं, बैठे बैठे दे दूंगा मैं वहां से। मजाक कर रहा है क्या? दीज सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ फिजिकली परफॉर्मेंस। यदि आपको सर्विसेज का थोड़ा सा नेचर समझ में आएगा ना बेटा, तो थोड़ा सा प्लेस ऑफ सप्लाई बनाने में मेरे लिए इजी होगा। और फिर भी नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, ये सारे प्रोविजन है। रट्टा मारो जो बचपन से आज तक किया है। एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था ना, इतना बढ़िया देखा नहीं था, लेकिन रट्टा मार के पास हुआ ना, 90 मार्क्स आया ना, 80 आया ना, 70 आया ना, 60 आया ना, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा मैंने इसलिए की है जिससे कि आप एग्जाम टाइम में कन्फ्यूज नहीं, क्योंकि आप पेपर आपका MCQ ए भी नहीं, जय माता दी नहीं होगा। क्या कहना, बात समझ में आ रही बेटा? तो बहुत सारी सर्विसेज मैंने ले ली यहाँ पे।
तो आप डायरेक्टली वहाँ जाते हैं, आप आपको सर्विस का नेचर जैसे समझ में आ गया। चलिए जितनी भी सर्विसेज आपने बताई, रेस्टोरेंट की, कैटरिंग की, ब्यूटी पार्लर की, फेशियल की, पर्सनल ग्रूमिंग की, और जिम, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी सर्विसेज फिजिकल प्रोवाइड की जाती है, राइट। सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 रेस्टोरेंट, नाम बता देता हूँ, मैंने सारी ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस मतलब जिम, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, यदि ये सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है तो द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, मेरे साथ बोलूँगी बेटा। ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के अंदर जितनी भी सर्विसेज किस नेचर में थी बेटा, बोलो मेरे साथ, इज वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ये सर्विसेज के नाम आपको याद करना, थोड़ा सा कनेक्टेड भी है तो आपको याद भी आ रहा होगा। लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, राइट एवरीवन। एक एग्जांपल ले देता हूँ, वही मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, आज मिस्टर ए का दिन है, आज इसकी एग्जांपल लेंगे अपन, किसी और को नहीं लेके आएंगे नया। तो मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, ये क्या बेटा, किसी ने नहीं देखा हो, मुंबई वाले, दिल्ली वाले तो ये देख लो, बड़ा फेमस है राजस्थान के अंदर जैसलमेर। हम राजस्थान का थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देता हूँ टूरिस्ट के पॉइंट से, बहुत लोग आते हैं। बड़ा रेगिस्तानी एरिया है, ठंड में तो मज़ा ही अलग होता है, दिसंबर में तो जगह नहीं मिलती जैसलमेर के अंदर, होटल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? वाह सर कितना बढ़िया लग रहा है। तो मिस्टर ऑफ कोलकाता जैसलमेर घूमने के लिए आया, इसकी बड़ी बेकार आदत थी, जिम के बिना नहीं रह सकता। और आजकल ऐसे जिम हो गए जो पूरे इंडिया में होते हैं, एनी टाइम एनीवेयर करके ऐसे कुछ जिम है ना, एनी टाइम फिटनेस, बच्चों को पूरा पता है सर। सर ये जिम बड़ा अच्छा है सर, मुंबई में मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस पर लोकेटेड है। ये फ्री एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने उसका, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, उस बात समझ में आई बेटा? तो मतलब ये बंदा जैसलमेर घूमने के लिए आया था, घूमने वाली सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ चला गया, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो जिम में चला गया। तो अब ये जो सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हो रही है, जैसलमेर में। तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। माना कि रहने वाला कहाँ का है, बोलो ये रहने वाला कहाँ का है, ये रहने वाला कोलकाता का है, बोलो मेरे साथ, ये रहने वाला कहाँ का है, कोलकाता का है, रेसिपिएंट कोलकाता का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने जो सर्विसेज जो परफॉर्म की, वो सर्विसेज कहाँ परफॉर्म की, सर्विसेज कहाँ ली, जैसलमेर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी, लिखो जैसलमेर, where the services are actually performed, where the services are actually performed। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़े बेटा, क्लियर? Now we come to the section 12 subsection 5, section 12 subsection 5, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 करने में किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेनर्स होते हैं ना, जो कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद ये आपको प्रैक्टिकली नहीं पता, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो आज फॉर एग्जांपल एकदम से जीएसटी आ गया, तो अब कंपनी के अंदर जो पुराने अकाउंटेंट हैं उनको जीएसटी आता ही नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक दिन के लिए बुलाते हैं कि आप एक दिन के अंदर जो बेसिक हमारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, पूरा जीएसटी जानना नहीं है और पूरा जीएसटी हमारी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता भी नहीं है। तो जो हमारी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए काम आता है, वो 3 या 4 घंटे या 5 घंटे की आप ट्रेनिंग दे दो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो यस, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जो आप देख रहे हो, ये तो ट्रेनिंग पे ही काम करती है। कुछ पढ़ाई के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देती है, नए नए सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, नए नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, या नए नए रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, या कभी कभी मोटिवेशंस के रिगार्डिंग भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नालायक होता है। कैसा होता है बेटा, तुम खुद को देख लो तो समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में 1 महीने पढ़ने में मन आ रहा था, फिर 2 महीने बाद पढ़ने में मन वापस से खत्म हो गया। तो ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है, बार बार मोटिवेशन रोज चाहिए होता है, क्योंकि उसका धीरे धीरे एनर्जी लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, मज़ा नहीं आता। वही रोज़ ऑफिस में आओ, वही शाम को जाओ, क्या मज़ा आ रहा है, वो यार मज़ा ही नहीं आता यार, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है यार। तो उसके अंदर जुनून पैदा करना पड़ता है, टारगेट्स पैदा करना पड़ता है।
बात समझ में आ रही बेटा? तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज और जितने भी ये कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, आपने नाम सुना होगा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये लोग क्या करते हैं, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की वहाँ पे अपने जितने भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ होते हैं वो आते हैं और उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिक्वायरमेंट। वो जो भी टॉपिक देती है उसके हिसाब से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, माना कि ये जो ट्रेनिंग की जो दी जाएगी वो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी मतलब कंपनी, विवेक बिंद्रा ये बोल सकता है कि आपके 5 एम्प्लॉई है तो मेरे ऑफिस में भेज दो, मैं अपने ऑफिस में बता दूंगा उनको। आज मैं चिन्मय जैन हूँ, किसी कोई दुकानदार है छोटा रसगुल्ला वाला, तो छोटे रसगुल्ले वाले ने बोला कि यार हमारे एम्प्लॉइज़ को मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा, आपको मैनेजमेंट के गुरु हो तो आप बता दो। तो मैंने बोला कि आप कितने एम्प्लॉइज़ हो, 4 हो, तो एक काम करो, मैं 1 बजे बाद क्लास से फ्री हो जाता हूँ तो मेरे ऑफिस में भेज देना, उन 4 को ट्रेनिंग दे दूंगा, 3 घंटे का मिलूंगा 30,000 रुपया। तो मैंने ट्रेनिंग कहाँ दी, मेरे ऑफिस में। सप्लायर अपने ऑफिस में भी ट्रेनिंग दे सकता है। उन्होंने बोला हमारी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं 40-50, आना पॉसिबल नहीं, आप आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ है, हमारा ऑफिस गोवा में, ठीक है मैं गोवा आ जाता हूँ। आपका ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली आ जाता हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है। ये सारी सर्विसेज में ट्रेनिंग मैं ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी दिल्ली की है, मैं जयपुर का हूँ, लेकिन एम्प्लॉइज ही होते हैं, थक गए, अब ट्रेनिंग और दो, एक कंपनी ने बर्बाद करके रख दी। तो कंपनी वाले भी क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए उनको भेजेंगे शिमला। आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, रात में 9 से 12 करेंगे ट्रेनिंग, या सुबह 7 to 10 होगी ट्रेनिंग और 11 बजे जाएंगे शिमला में घूमने रोज। वाह मजा आएगा, घूमेंगे। यस, घूमने का घूमना भी हो गया और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी हो गई। और जनरली जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज है उनका तो कंसेप्ट ही होता है हर 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के अंदर ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाते हैं। आउटिंग का आउटिंग भी हो जाता है और साथ में जो भी उनको ट्रेनिंग देनी होती है वो ट्रेनिंग भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। सर जरूरी है बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में करें? नो, ये बड़ी बड़ी कंपनी कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया के बाहर भी ले जाते हैं। इन सारी सर्विसेज के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, सप्लाई अपने ऑफिस में भी दे सकता है, सप्लाई रेसिपिएंट के ऑफिस में भी दे सकता है, 3rd प्लेस इंडिया में भी दे सकता है, 3rd प्लेस आउटसाइड इंडिया भी दे सकता है। लेकिन चारों जगह में कोई भी जगह हो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ट्रेनर। ये ट्रेनर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, ये ट्रेनर कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, ये ट्रेनर विदाउट एनी डिग्री नॉर्मल मैनेजमेंट का कोई गुरु हो सकता है। कोई भी अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, वो सामने वाले को ट्रेनिंग देता है, एम्प्लॉइज़ को, स्टाफ को, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रही बात बेटा? यदि इस टाइप की कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जा रही है तो ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर्ड होगी। और जितना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उससे आपको सर्विसेज का नेचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, माइंड में सेट ही नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको सर्विस समझा रहा हूँ कि क्या सर्विसेज है। तो जब हम सर्विसेज का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 की। यहाँ पे क्या कवर्ड है? सर्विसेज इन रिलेशन टू मे बी ट्रेनिंग और मे बी परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जिस रेसिपिएंट को आप दे रहे हो, तो रेसिपिएंट यदि छोटा रसगुल्ला वाला है तो हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन यदि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को आप दे रहे हो, विप्रो को दे रहे हो, अपोलो टायर्स को दे रहे हो, तो ये सब क्या है? रजिस्टर्ड। ये सब जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सर्विसेज आप एम्प्लॉय को देते हो, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं देते, आप कंपनी वालों को देते हो। आप एम्प्लॉय से थोड़ी पैसा लेते हो। आप ट्रेनिंग एम्प्लॉय को दे रहे हो, लेकिन आप एम्प्लॉय को नहीं जानते। आप तो क्या जानते हो? कंपनी वाला अपॉइंट करता है ना, एम्प्लॉय थोड़ी अपॉइंट करता है। तो कंपनी वाले ने बोला है कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, इस टॉपिक पर आपको बोलना है। अभी एम्प्लॉइज़ को नींद दिन में ज़्यादा आती है, दिन भर ये गपशप ही करते रहते, तो कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा करो ना। शब्दों का बड़ा खेल होता है बेटा, और सारी दुनिया में शब्दों का ही खेल है। वही केसरी मूवी आई थी, केसरी करके अक्षय कुमार की, कितने लोग थे वो? 36, और 36 लाखों पर हजारों पे भारी पड़े, सिर्फ डायलॉग बाजी। इतिहास गवाए ये डायलॉग बाजी बहुत बड़ा गेम खेलती है। इस ट्रेनर बहुत चलते हैं, जुनून पैदा कर देता है इंसान के अंदर। तभी तो बोलते हैं कि
सही इनपुट दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका दिमाग काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंपनी वालों को अच्छी तरह पता है, वो हमेशा एम्प्लॉइज के अंदर 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर बढ़िया बढ़िया बातें, पॉजिटिव थॉट डालते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट से इंसान आगे बढ़ता है। अभी कोई पॉजिटिव थॉट की बात नहीं करने वाला, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। अभी मैं ट्रेनिंग दूंगा नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। क्या बात कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही बेटा। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 के अंदर यदि जिस पर्सन को, जिस रेसिपिएंट ने आपसे सर्विसेज ली है, यदि वो रजिस्टर्ड है, तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। चाहे ट्रेनिंग सप्लायर के ऑफिस में दी जाए, रेसिपिएंट के ऑफिस में दी जाए, थर्ड प्लेस इंडिया में दी जाए, या थर्ड प्लेस आउटसाइड इंडिया में दी जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा। बेटा सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट सप्लायर भी जयपुर का है और रेसिपिएंट जो कंपनी है वो भी जयपुर की है। चाहे ट्रेनिंग जापान में दी जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। सप्लायर ये तो जयपुर का ही ना, इंडिया का ही ना, इसलिए तो आपको क्या देखना है, सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन यदि इंडिया में है तो आपका सेक्शन 12 ही एप्लीकेबल होगा। चाहे ट्रेनिंग आप जापान में दे रहे हो, ट्रेनिंग आप बैंकॉक में दे रहे हो, थाईलैंड में दे रहे हो, मलेशिया में दे रहे हो, सिंगापुर में दे रहे हो, मालदीव में दे रहे हो। मालदीव थोड़ा महंगा है, जनरली कंपनी मालदीव प्रीफर नहीं करती, थाईलैंड ले जाती है। सिंगापुर, क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल ठीक है। तो यदि रेसिपिएंट को यदि ट्रेनिंग की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यदि रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अपन क्या देखेंगे, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। कोई कंफ्यूजन? चिन्मय जैन ऑफ जयपुर, चिन्मय जैन ऑफ जयपुर मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं, कॉर्पोरेट को ही मान लेते हैं एक बार। तो देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड, मुंबई, चिन्मय जैन जयपुर। चिन्मय जैन ने एक ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा किसको, टू एम्प्लॉइज ऑफ रिलायंस, और ये रिलायंस लिमिटेड के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाएगी, चिन्मय जैन देगा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ₹10 लाख ओनली। ये ट्रेनर का जो अमाउंट होता है बहुत अच्छा अमाउंट होता है, क्योंकि इनके कंटेंट पे बहुत दम होता है, सारा गेम कंटेंट का है। बोल तो कोई भी लेता है, लेकिन बोलने के पीछे तो कंटेंट होता है ना, उसकी तो वैल्यू है, और क्या है। तो चिन्मय जैन ने रिलायंस लिमिटेड को ट्रेनिंग दी, बोला हम आपके सारे एम्प्लॉइज़ को, जो भी आप चाहते हो उन एम्प्लॉइज़ को हम ट्रेनिंग देंगे 10 लाख रुपीज़। यहाँ पे 3 केसेस में ले लेता हूँ, तीनों केसेस का आपको आंसर लेना है, जिससे कि एक एग्जांपल के अंदर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड लेते ही आपको इम्प्लाइड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि जो रेसिपिएंट है, क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया कि सप्लायर चिन्मय जैन है, रेसिपिएंट कौन है और ये कौन है, रजिस्टर्ड। रिलायंस लिमिटेड रजिस्टर्ड है, इम्प्लाइड है सर। इसका टर्नओवर कितना लिमिट होता है बेटा, 10, 20 और 40, 20 और 40, 10 वाली तो बात आएगी नहीं ना, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट थोड़ी मुंबई, तो 20 और 40 से ज़्यादा ही है सर। तो ऑब्वियसली रिलायंस लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड। और यदि रेसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पे आपके सामने 3 केसेस ले रहा हूँ, आपको आंसर देना है। पहला केस, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, if training provided at the place of रिलायंस कंपनी का जो ऑफिस है दैट इज अ मुंबई, वहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंड केस, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड इन द ऑफिस ऑफ चिन्मय जैन, मतलब जयपुर। थर्ड, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड कहाँ प्रोवाइड की, इन गोवा, गोवा कर ले या शिमला, जो भी करना है।
देहरादून भी कर सकते हो, ठीक है। इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड इन थाईलैंड। हाँ बेटा, आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते जाओ क्या होगा। पहला केस, और डायरेक्टली बता दूं मैं, चाहे पहला केस हो, चाहे दूसरा केस हो, चाहे तीसरा केस हो, चाहे चौथा केस हो, इन ऑल दी केसेस यदि रेसिपिएंट यदि आपका रजिस्टर्ड है, बोलो मेरे साथ, यदि रेसिपिएंट यदि आपका रजिस्टर्ड है तो सर्विसेज ट्रेनिंग की आपने कहीं भी प्रोवाइड की हो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज द मुंबई। लोकेशन और रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो इन चारों ही केसेस के अंदर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुंबई होगा। वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई ही होने वाला है। चाहे आपकी ट्रेनिंग की सर्विसेज आप गोवा में दे रहे हो, थाईलैंड में दे रहे हो, या चिन्मय जैन के ऑफिस में दे रहे हो, या रिलायंस के ऑफिस मुंबई में दे रहे हो, यदि रेसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कोई कंफ्यूजन? सेकंड, चिन्मय जैन जब बड़े बड़े ट्रेनर को प्रोवाइड करता हूं तो मैं छोटे वालों को भी सर्विसेज देता हूं। तो एक हमारा छोटू रसगुल्ला वाला, ऐसे भी नाम होते हैं ना, छोटू, मोटू, गुल्लू, जो भी मजाक करता था। तो ये चिन्मय जैन है, छोटू रसगुल्ला वाला है। अब छोटू रसगुल्ला वाला, कंफ्यूजन वाली बात नहीं बेटा, क्लियर कर देता हूँ। ये कौन है? ये जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता था, लेकिन ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ नहीं, इसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने बोला बेटा नहीं था, मैं गुल्लक पे बैठा रहता हूँ। तो मुझे तरीके बताओ कि कैसे मैनेज करूँ। तो चिन्मय जैन ने क्या किया? छोटू रसगुल्ला वाले को सर्विसेज दी। मैं आपको ऐसा मैनेजमेंट बताऊँगा कि आप जब IIT वाला चाय की इतनी सारी ब्रांचेज ओपन कर सकता है तो ओपन भी छोटू रसगुल्ला की 1000 ब्रांचेज इंडिया में ओपन करेंगे 2 ईयर्स में। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सर्विसेज का जो भी पेमेंट लेना था वो ले लिया। छोटू है तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट लिया नहीं, इसलिए बताया नहीं, ठीक है। तो जो भी पेमेंट है अगेंस्ट पेमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि फ्री सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि फ्री सर्विसेज पर जीएसटी तभी लगता है जब वो रिलेटिव हो। तो मैं पुराने चैप्टर भी रिकॉल कराता रहता हूँ बेटा, कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट। यदि कंसिडरेशन है ही नहीं, जो जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो भैया कंसिडरेशन है, हम फ्री में सर्विसेज नहीं देते। वी आर टोटल प्रोफेशनल्स। समझ में आ रही बात बेटा? वेरी गुड। तो चिन्मय जैन ने क्या किया? सर्विसेज प्रोवाइड की अगेंस्ट सर्टेन पेमेंट टू ए छोटू रसगुल्ला वाला। क्या? ट्रेनिंग दी, सर्विसेज वाला ट्रेनिंग। 1-2 दिन जो भी एम्प्लॉइज है उनको बताया, स्टाफ को बताया कि कैसे मैनेज करना है। तो पूरी ट्रेनिंग मैंने दे दी कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एम्प्लॉइज़ को कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, HR वाले को क्या ध्यान रखना है। उनकी टीम बनाई, तुम HR का काम करोगे, ये काम करोगे, वो काम करोगे, जो भी है वॉट एवर, पूरा यहाँ पे नहीं बताया मैंने। ट्रेनिंग दे दिया, 2 दिन के अंदर पूरा सेट कर दिया, ट्रेनिंग दे दिया। इसमें वही 4 बातें होगी। पहले, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेस ऑफ, ये भी लिख देता हूँ, चिन्मय जैन कहाँ का है? जयपुर का। और छोटू रसगुल्ला वाला कहाँ का है? ये छोटू रसगुल्ला वाला बेंगलुरु का है। तो इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेस ऑफ बेंगलुरु, इफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट द प्लेस ऑफ सप्लायर, that is a Chinmay Jain, Jaipur. If training provided in Goa, if training provided in Thailand, जल्दी जल्दी बता दे जाओ बेटा। बैंगलोर, जयपुर, गोवा एंड थाईलैंड।
बिल्कुल सही। यदि आपका रेसिपिएंट बोलो मेरे साथ, यदि रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो जहाँ सर्विसेज दी आपने, जहाँ आपने ट्रेनिंग दी, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बेंगलुरु। दूसरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जयपुर। वेरी गुड। और तीसरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गोवा। और फोर्थ केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थाईलैंड। समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सप्लायर भी जयपुर का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, दोनों इंडिया के। तो जब सप्लायर और रेसिपिएंट यदि इंडिया के हैं तो ट्रेनिंग कहीं भी दी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 12 ही एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि यदि रेसिपिएंट यदि अनरजिस्टर्ड हुआ तो अपन क्या देखेंगे? वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। और ये सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हुई है? थाईलैंड में। इसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थाईलैंड। तो बार बार आप प्रोविजन देखना, उसके बाद एग्जांपल्स देखना, धीरे धीरे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।